वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू इल्यूम बायोलॉजी क्लास नंबर 339। और आज हम लोग इनफर्टिलिटी टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं पहले 3 पार्ट रिलीज़ कर चुका हूँ, जिसमें हमने पहले पार्ट में फीमेल इनफर्टिलिटी की बात की थी, फिर हमने मेल इनफर्टिलिटी की बात की, और उसके बाद में हमने देखे रिस्क फैक्टर्स विच कैन लीड टू इनफर्टिलिटी। अब हम इस वीडियो से वी विल स्टार्ट विद द मैनेजमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। मैनेजमेंट मतलब कि कैसे हम इस तरह के केसेस को मैनेज करते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अपने पास में अवेलेबल है। तो शुरुआत करते हैं ART से। ये ART का फर्स्ट पार्ट है। टोटल 3 पार्ट्स हैं ART के, जिसमें से ये पहला पार्ट आज रिलीज कर रहे हैं। अब देखिए, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को देखने से पहले इसके जो पहले 3 पार्ट हैं इनफर्टिलिटी के, उनको ज़रूर देखें, क्योंकि सारे कॉजेज़ हम लोग वहाँ पर स्टडी कर चुके हैं। तो उन कॉजेज़ को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो ट्रीटमेंट्स भी आप लोगों के लिए समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। चलिए, इनफर्टिलिटी जैसा मैंने पिछले वीडियोस में भी आपसे डिस्कस किया है कि 12 मंथ्स या उससे ज़्यादा के रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तब उसको डिफाइन किया जाता है एज इनफर्टिलिटी। ये इसकी एग्जैक्ट WHO की डेफिनेशन थी। अब इनफर्टिलिटी के लिए जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हमने डेवलप की जिनसे हम इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर सकें, उन सब को एक साथ में कहा जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, यानी ART। तो ये जो हेडिंग था अपने टॉपिक का ART, उसका मतलब ये होता है असिस्टेड मतलब हेल्पिंग। ऐसी सारी टेक्नोलॉजीज़ जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करे, असिस्ट करे, उसको हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ ART। और ART के अंदर बेसिकली हम लोग 3 टेक्नोलॉजीज़ स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे गिफ्ट की यानी गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, और हम बात करेंगे AIT यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। इसके अलावा भी आपने बहुत सारे वर्ड्स सुने रहेंगे, जैसे जिफ्ट सुना होगा आपने, या आपने सुना होगा ICSI। ये सब भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इन्हीं के अंडर में ये सब टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो मतलब मेन अपने को 3 टॉपिक डिस्कस करना है, IVF, गिफ्ट और AIT। IVF को हम सबसे ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, 2 वीडियोज़ हम इसी के ऊपर अपलोड करेंगे। जो आर्ट के जो 2 वीडियोज़ है, ART फर्स्ट और ART सेकंड, उसमें पूरा IVF की ही बात करेंगे। और जो आर्ट का जो 3rd वीडियो है, उसमें हम लोग गिफ्ट, AIT और सरोगेशन की बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF से। देखो, मैं सबसे पहले तो आपको इस पूरी टेक्निक को एक सिंगल स्लाइड में पूरा टेक्निक मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप जो थोड़ा बहुत और डिटेल है वो हम लोग यहाँ पर स्टडी कर लेंगे। सबसे पहले देखो, इसका नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बायोलॉजी के अंदर हम 2 वर्ड्स यूज़ करते हैं, आपने सुने होंगे, एक होता है इन विट्रो और एक होता है इन विवो। ये वर्ड्स देखना, आपको हमेशा ये इटैलिक्स में देखने को मिलेंगे। जैसे इन विट्रो में इटैलिक्स में लिखा है ना, वैसे आपको बुक में जब भी इन विवो और इन विट्रो वर्ड मिलेंगे, दोनों इटैलिक्स में मिलेंगे। इन विवो का मतलब होता है इनसाइड बॉडी, यानी हर एक वो प्रोसीजर जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है उसको इन विवो कहा जाता है। और हर वो प्रोसीजर जो हमारी बॉडी के बाहर लेबोरेटरी के अंदर किसी पेट्री डिश में या टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, उसे कहा जाता है इन विट्रो। तो अभी जैसा इसका नाम ही क्लियर है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, यानी एक ऐसा फर्टिलाइजेशन मोडेलिटी जो किसी पेट्री डिश में या किसी लैब एपरेटस में की जा रही है, उसको कहा जाता है इन विट्रो। ये बॉडी के अंदर नहीं होता, तो दिस इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब अगर हमें किसी पेट्री डिश में फर्टिलाइजेशन करना है तो वी नीड 2 बेसिक थिंग्स, इनफैक्ट 3 बेसिक थिंग्स। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा ओवम यानी एग सेल, उसके अलावा मुझे चाहिए होगा स्पर्म, और उसके अलावा मुझे चाहिए होगा एक मीडियम जो नर्चर भी कर सके इस बने हुए जाइगोट को। ठीक है, तो ये 3 बेसिक चीज़ें हमें शुरुआत में चाहिए होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम ओवम की तलाश करते हैं। तो आप लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से पता है, यहाँ पे मैं फिर भी एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखो, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज वजाइना, ये पूरा सर्विक्स हो गया, दिस इज यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब, और ये हो गया ओवरी। ठीक है, तो ये बेसिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है।
अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होंगे गैमेट्स। तो हमें पहले गैमेट्स डेवलप करना है। तो क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो फीमेल है उस फीमेल को सिंथेटिक हार्मोन्स दिए जाते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी। इन हार्मोन्स के एडमिनिस्ट्रेशन से जो ओवेरी के अंदर फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं उन फॉलिकल्स का स्टिमुलेशन होता है और इन स्टिमुलेशन से मल्टीपल एग सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये मल्टीपल एग सेल्स जो हैं बाद में ओवरी से कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेंगे वाया हार्मोन्स। इनके स्टिमुलेशन से बहुत सारे मल्टीपल एग सेल्स का फॉर्मेशन होगा, बाद में उन एग सेल्स को रिट्रीव किया जाता है फ्रॉम ओवेरी। अब रिट्रीव करने का मेथड क्या है, स्टिमुलेशन का मेथड क्या है, क्यों मल्टीपल एग्स का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हम लोग बाद में धीरे धीरे और डिटेल में डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको केवल एक बेसिक प्रोसीजर की जानकारी दे रहा हूँ। तो हमने फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करके ओवरी से ओवम कलेक्ट कर लिए। अब मुझे चाहिए होगा सेकंड गैमेट यानी कि स्पर्म। तो टेस्टिस से हम लोग स्पर्म्स को निकालेंगे। इनका भी निकालने का तरीका क्या क्या रहेगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब अपने पास में ओवम आ चुका है यानी कि फीमेल गैमेट, और मेल गैमेट भी हम निकाल चुके हैं। इन दोनों को हम लोग एक लैब डिश के अंदर, एक पेट्री डिश के अंदर फर्टिलाइज करेंगे, और यही रीज़न है कि इस फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और कॉमन भाषा में इसको कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। जबकि ये नाम एक तरह से देखा जाए तो गलत है, बिकॉज हम लोग जानते हैं टेस्ट ट्यूब क्या होता है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है ये किसी टेस्ट ट्यूब में नहीं हो रहा, ये हो रहा है बेसिकली पेट्री डिश के अंदर, बट कहा इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है बिकॉज ये कॉमन पब्लिक को समझाने के लिए नाम है, इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी इसको कहा जाता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा दो गैमेट्स का, तो वी ऑल नो कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट होगा, क्लीवेज होगा, और हम सबको मालूम है कि जब जाइगोट का डिवीजन होता है तो उससे जो नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है उनको कहा जाता है ब्लास्टोमियर्स। तो जाइगोट का होगा डेवलपमेंट और ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन होगा। अब हम एक ऐसे एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं जिसमें 8 से कम ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट हैं। जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन शुरू हो रहा है, लेकिन अभी किस स्टेज पे है, एक ऐसा स्टेज जिसमें ब्लास्टोमियर्स 8 से कम है। अगर मुझे इस स्टेज पर इस एम्ब्रियो को इम्प्लांट करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मैं चाहूँगा कि इस एम्ब्रियो को अब हम क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एंटर करवा दें, ताकि इसका अब पूरा का पूरा डेवलपमेंट कहाँ होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यानी उस फीमेल में पूरा डेवलपमेंट होगा। देखो ये जो प्रोसीजर है ना IVF वाला, ये केवल यहाँ तक ही लेबोरेटरी के अंदर होता है, बाकी ये कंप्लीट अब जो डेवलपमेंट होगा चाइल्ड का वो सारा इन वीवो यानी इनसाइड द फीमेल बॉडी होगा। तो जब एम्ब्रियो उस स्टेज पर है कि 8 से कम ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट है, तब हम इस स्टेज वाली एम्ब्रियो को लेकर फीमेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं इनटू दी फैलोपियन ट्यूब। किस स्टेज पर, जब 8 से कम ब्लास्टोमियर है तब उसको ट्रांसफ़र किया जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। लेकिन अगर फर्दर डेवलपमेंट हो और फर्दर डेवलपमेंट होकर ये 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन कर दे, तो इस स्टेज पे इस एम्ब्रियो को हम लोग जो है ट्रांसफ़र करेंगे यूटेरस में। कहाँ पर, यूटेरस में। यहाँ देखो वापस बता रहा हूँ मैं एक बार आपको, अगर अब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने की बात आ रही है तो अगर 8 से कम ब्लास्टोमियर है तो इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, और अगर 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर है तो इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा यूटेरस के अंदर। ठीक है, और ये पिक्चर देख लो आप, इसमें ब्लास्टोमियर्स आर 8 और लेस देन 8, तो इसको तो आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, फैलोपियन ट्यूब में। और यहाँ पर मोर देन 8 वाली स्टेज है तो इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा यूटेरस के अंदर। अब इनका नाम देखना, नाम क्या रखा है हमने, एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम लोग एम्ब्रियो को, जिसमें 8 से कम ब्लास्टोमियर, 8 या 8 से कम ब्लास्टोमियर्स हैं, उनको ट्रांसफ़र करते हैं फैलोपियन ट्यूब में। उस प्रोसेस को कहा जाता है ZIFT ज़िफ्ट, यानी कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। और इसका नाम देखो कितना क्लियर है कि जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो दिस इज़ ज़िफ्ट,
ये कब करोगे? जब 8 या उससे कम ब्लास्टोमेयर्स हो। 8 या उससे ज़्यादा अगर ब्लास्टोमेयर है तो उसको ट्रांसफ़र करोगे आप यूटेरस के अंदर। इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, IUT। आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर। एग्जाम में इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिफ्ट कब किया जाता है या फिर IUT कब किया जाता है, तो बहुत क्लियर कंसेप्ट है। लेस देन 8 ब्लास्टोमेयर जिफ्ट, मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स IUT। क्लियर। अब अगर हम ऐसा समझें कि सर ऐसा क्यों अगर 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमेयर्स डेवलप हो गए तो हम क्यों उसको यूटेरस में ट्रांसफ़र करते हैं? देखो वो इसलिए करते हैं बिकॉज अब ये बहुत जल्द, अगर आप 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमेयर्स डेवलप कर चुके हो, यानी अब बहुत जल्द वो स्टेज आ जाएगी जब इसका होगा इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन यूटेरस में होता है। इसलिए हम इसको सीधा यूटेरस में ही डाल देते हैं ताकि वो वहाँ पर इम्प्लांट हो जाए। और अगर 8 से कम ब्लास्टोमेयर है तो मतलब अभी भी कुछ वक्त है इम्प्लांटेशन में, कुछ और स्टेजेस इसको पार करनी है, तब जाकर ये इम्प्लांट होगा। इसलिए हम इसको डालते हैं फेलोपियन ट्यूब में, ताकि ये फेलोपियन ट्यूब से जब धीरे धीरे यूटेरस तक आएगा तब तक वो उस स्टेज पे पहुंच चुका होगा कि वो इम्प्लांट हो सके। आप इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ा होगा आपने कि इम्प्लांटेशन किसी भी एम्ब्रियो का किस स्टेज पर होता है, तो वो स्टेज भी अचीव करनी ज़रूरी है। जब तक वो स्टेज नहीं आएगी इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यही रीज़न है कि 8 से कम ब्लास्टोमेयर हो तो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करो, जिफ्ट करो, और अगर 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमेयर है तो उसको ट्रांसफ़र करो यूटेरस के अंदर। अब ये जितना भी प्रोसीजर है ना, दी एंटायर IVF टेक्निक, ये की जाती है बहुत स्ट्रिक्ट स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए, यानी हर एक प्रोसीजर कंप्लीट स्टरलाइजेशन से होता है। हम कहीं नहीं चाहेंगे कि किसी भी प्रोसीजर में किसी भी तरह का बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्वॉल्वमेंट हो, इसलिए कंप्लीट स्टरलाइजेशन टेक्निक है IVF। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आपके सामने पूरा प्रोसीजर आपके सामने मैंने रख दिया। तो अब अगर आपसे पूछे कि IVF की डेफिनेशन क्या है, तो IVF की डेफिनेशन सुनो। फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स आउटसाइड बॉडी, यानी बॉडी के बाहर गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन इन दोज कंडीशंस विच साइमुलेट नेचुरल बॉडी कंडीशंस, यानी ये जो तुमने पेट्री डिश में फर्टिलाइजेशन किया, ये फर्टिलाइजेशन करते वक्त हमने बॉडी के अंदर जो भी नेचुरल बॉडी कंडीशंस होती है उन सब को फॉलो किया है। साइमुलेट करना मतलब उसको एग्जैक्ट कॉपी करना, यानी सारी एग्जैक्ट जो नेचुरल बॉडी कंडीशंस है वो सारी कंडीशंस हमने डेवलप की और तब जाकर हमने फर्टिलाइजेशन करवाया पेट्री डिश में। तो इस प्रोसीजर को कहा गया IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये तो था पूरा प्रोसीजर IVF का। अब मैं बहुत से सवाल आपके मन में होंगे कि सर एग कैसे निकाला जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, क्यों हम सिंथेटिक हार्मोन्स फीमेल में एडमिनिस्टर करते हैं, तो उन सब के जवाब हम धीरे धीरे अब यहाँ पर देखेंगे। देखो IVF में सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप था इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन, यानी ओव्यूलेशन करवाना। ओव्यूलेशन क्या होता है? वी ऑल नो ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, ओवम का फॉर्मेशन, फिर उस ओवम का ओवरी से निकलकर फेलोपियन ट्यूब में जाना। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं। डेवलपमेंट इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि फॉलिकल्स डेवलप हो और उससे एग सेल यानी ओवम का फॉर्मेशन हो। इसके लिए हम लोग सिंथेटिक हार्मोन्स एडमिनिस्टर करते हैं फीमेल को। सिंथेटिक हार्मोन्स में हम लोग FSH दे सकते हैं, LH दे सकते हैं, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है केस टू केस। तो हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर इनका कॉम्बिनेशन जो है फीमेल को एडमिनिस्टर करते हैं। तो जब ऐसा किया जाता है उसकी वजह से मल्टीपल एग्स का फॉर्मेशन होगा, एक साथ मल्टीपल फॉलिकल्स डेवलप होंगे और मल्टीपल एग्स का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर एक फ़र्क समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो नेचुरली हम सबको पता है फीमेल बॉडी के अंदर जब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल रन करती है, यानी एक मंथ में केवल एक एग सेल का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और वो भी ऑल्टरनेट ओवरी में। जैसे इस मंथ अगर लेफ्ट ओवरी में डेवलप हुआ तो नेक्स्ट मंथ राइट ओवरी में। दोनों ओवरीज में एक साथ में एग डेवलपमेंट नहीं होता। वो इसीलिए नहीं होता ताकि मल्टीपल फर्टिलाइजेशन नहीं हो। तो ये डिफरेंस है IVF और नेचुरल में कि IVF में हम एक साथ मल्टीपल एग्स का फॉर्मेशन करेंगे,
जबकि नेचुरली ऐसा नहीं होता, इसलिए हमें सिंथेटिक हार्मोन्स का एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब क्यों मल्टीपल एग्स का फॉर्मेशन करना है हमें? बिकॉज वी आर नॉट श्योर ऑफ द प्रोसीजर। ठीक है, अभी हम समझो एक ही एग डेवलप करें और वो समझो रिट्रीव नहीं हो पाए, या वो समझो फर्टिलाइज नहीं हो पाए, या फिर समझो फर्टिलाइज होने के बाद में वो डेवलप नहीं हो पा रहा, तो ऐसे केस में जो हमने इतनी मेहनत की, एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, ऐसा भी नहीं है कि IVF बहुत सस्ते में हो जाता है। अब इतना एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, इतनी मेहनत वाला काम है, और समझो वो इजीली फेल हो जाए, क्योंकि थोड़े चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, इसलिए हम लोग एक साथ मल्टीपल एग्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये रीज़न है मल्टीपल एग्स के डेवलपमेंट का। तो अब हमने क्या किया, हमने मल्टीपल एग्स का फॉर्मेशन कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं कि हम इन एग्स को रिकवर करना चाहते हैं, हम इन एग्स को रिट्रीव करना चाहते हैं, ताकि हम उनको बाहर स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करवा सके। अब एग रिट्रीवल के लिए ज़रूरी है ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड एस्पायरेशन। ट्रांसवजाइनल का मतलब क्या हो गया? ट्रांसवजाइनल का मतलब होगा थ्रू वजाइना, यानी वजाइना के थ्रू हम लोग अल्ट्रासाउंड आप सबको पता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ करके हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, USG। और एस्पायरेट करना मतलब एक तरह से खींचना, सक्शन करना किसी को, उसको एस्पायरेशन कहते हैं। तो बेसिकली देखो ये टेक्निक है, हम क्या करते हैं अल्ट्रासाउंड की हेल्प से। अल्ट्रासाउंड हम क्यों करते हैं? ताकि हम लोग, आपको पता होगा, आपने सोनोग्राफी रिपोर्ट्स देखी हैं, सोनोग्राफी से हम एग्जैक्ट किस लोकेशन पे हैं उस लोकेशन का पता कर सकते हैं। अब देखो ये एक ब्लाइंड प्रोसीजर है। अब ब्लाइंड प्रोसीजर्स बिल्कुल आंख बंद करके तो किया नहीं जा सकता, इसलिए हम लोग सोनोग्राफी करते हुए ये सब चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अल्ट्रासाउंड प्रोब लेते हैं यहाँ पर, और इसको वजाइना के थ्रू एंटर करवाते हैं। वजाइना के थ्रू हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। उसके बाद में हमें सब कुछ ईजीली अल्ट्रासाउंड पे दिखाई दे रहा है कि हमें कहाँ पर नीडल डालना है। फिर क्या करते हैं हम, यहाँ से देखो वजाइना के थ्रू एक नीडल पास करते हैं। देखो ये सारा प्रोसीजर सीडेट करके किया जाता है। सीडेट करके मतलब पेशेंट को बेहोश करके किया जाता है पूरा, ताकि उसको पेन नहीं हो। तो ये वजाइना के थ्रू हम एक नीडल अंदर डालते हैं, और बाद में वजाइना की वॉल को पियर्स करके, यहाँ देखो अच्छे से, हम वजाइना की वॉल को पियर्स करके निकल रहे हैं यहाँ से, और पहुँचते हैं ओवरी में। और ओवरी में जाने के बाद में अगर आप देखोगे तो ये देखना, आप इस नीडल को अच्छे से गौर से देखो, आप ये नीडल सामने से ओपन है। अब यहाँ पर सक्शन के थ्रू, सक्शन होगा, खींचा होगा इस नीडल के थ्रू। तो इस सक्शन के थ्रू क्या होगा कि जो एग सेल है, ये एग सेल जो यहाँ प्रेजेंट है, हम नीडल को कहाँ लेके गए हैं, फॉलिकल के अंदर। फॉलिकल के अंदर जब ये जाती है तो ये एग सक्शन की हेल्प से इसमें एंटर कर जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक सेकंड कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। जब इस नीडल के थ्रू सक्शन होगा तो ये एग सक होकर इस नीडल में चला जाएगा, और इस नीडल के थ्रू हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम मल्टीपल एग्स का रिट्रीव करते हैं, उनका कलेक्शन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। इसलिए इसको ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड एस्पायरेशन करते हैं। थ्रू वजाइना हम लोग इसको करते हैं, क्योंकि हम वजाइना के थ्रू ओवरी तक एंटर किए हैं। लेकिन ये काम करना पड़ता है ओव्यूलेशन से पहले। वी ऑल नो कि 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ओव्यूलेशन हो जाएगा। अब अगर समझो ओव्यूलेशन हो गया, तो ओव्यूलेशन होने के बाद में ये एग कहाँ चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो फिर इसका लोकेशन फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इसको ओवरी में रहते, फॉलिकल में रहते ही रिट्रीव कर लेते हैं। नाउ एग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम फॉलिकल्स थ्रू अ नीडल कनेक्टेड टू अ सक्शन डिवाइस। ये जो नीडल है, ये नीडल आगे जाके सक्शन डिवाइस से कनेक्टेड है, ताकि सक्शन के थ्रू हम उसको खींच लें। और जो एग्स को जब निकाला जाता है बाहर, तो इनको एक न्यूट्रिटिव लिक्विड मीडियम में, कल्चर मीडियम में रखा जाता है और इंक्यूबेट किया जाता है। बाद में ऐसे एग्स जो हमें हेल्दी लगते हैं और मैच्योर लगते हैं, उसको हम फर्दर यूज़ करते हैं, और बाकी को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इस तरह से हमने एग रिट्रीव कर लिया। नेक्स्ट प्रोसीजर है स्पर्म का कलेक्शन। अब देखो स्पर्म का कलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसको इजीली मास्टरबेशन की हेल्प से भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर समझो मेल फर्टाइल नहीं है, स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो रहा है उसमें, तो एक डोनर की भी हेल्प ली जा सकती है। एक एनोनिमस डोनर रहेगा। एनोनिमस मतलब एक ऐसा डोनर जिसकी आइडेंटिटी कभी भी रिवील नहीं की जाती। कभी भी जिसको डोनेट किया गया है स्पर्म, उसको नहीं बताया जाएगा कि स्पर्म किसका डोनेट किया गया, और इनफैक्ट जिसने स्पर्म डोनेट किया उसको भी कभी भी नहीं बताया जाएगा कि उसका स्पर्म किसको डोनेट किया गया है।
ताकि आगे चलकर किसी भी तरह के लीगल या एथिकल इश्यूज डेवलप नहीं हो। तो इट इज़ कंप्लीट एनोनिमस, बिल्कुल अज्ञात, एनोनिमस मतलब अज्ञात, बताया नहीं जाता। और अगर समझो कुछ ऐसा हो कि सीमन जो प्रोड्यूस कर रहा है मेल, उस सीमन में स्पर्म नहीं है लेकिन टेस्टिस में स्पर्म्स प्रेजेंट है, तो हमें डोनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम क्या करते हैं, टेस्टिस से ही एस्पायरेट करके उसी मेल से हम लोग स्पर्म रिट्रीव कर सकते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देखो, इस किस तरह से एक नीडल के थ्रू हम लोग एस्पायरेशन करके यहाँ से स्पर्म कलेक्ट कर सकते हैं। तो स्पर्म भी कलेक्ट हो गए और एग सेल भी हमने कलेक्ट कर लिया। तो अब हम करेंगे फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन करने के तरीके देखें आप। सबसे पहला तरीका क्या है, कन्वेंशनल तरीका। कन्वेंशनल मतलब वही पुरानी टेक्निक, बस एक पेट्री डिश लिया और उस पेट्री डिश में हमने स्पर्म और एग सेल को अच्छे से मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद ओवरनाइट उसको छोड़ दिया। तो ये तो हो गई कन्वेंशनल टेक्निक। लेकिन कई केसेस में ये कन्वेंशनल टेक्निक भी अच्छे से काम नहीं कर पाती, तब उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं ICSI यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब आपने अपनी बुक्स में ART टेक्निक में ICSI अलग से मेंशन करते पढ़ा होगा। इस ICSI का यूज़ IVF में भी किया जाता है। मैं आपको पहले इसका नाम क्या है वो समझा देता हूँ। देखो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, इंट्रा मतलब क्या हो गया, अंदर, साइटोप्लाज्मिक यानी साइटोप्लाज्म, और स्पर्म का इंजेक्शन ही, यानी कि जो ओवम सेल है उस ओवम सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर दो। ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को हम इंजेक्ट कर रहे हैं। तो देखो आपके सामने ये पिक्चर है, ये ओवम है, दिस इज़ ओवम सेल, ठीक है। और ये क्लैंप है, बेसिकली ये क्लैंप हमने इसलिए लगाया ताकि हम ओवम को स्टेबलाइज कर सकें, ये मूव ना करे। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि हम लोग इस स्पर्म को, ये एक एपरेटस हो गया, नीडल समझ लो इसको, और अब इस स्पर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस नीडल की एंट्री करवा रहे हैं, पिपेट की एंट्री करवा रहे हैं। ओवम के अंदर आ गया ये। ओवम के अंदर आने के बाद इस स्पर्म सेल को ओवम के साइटोप्लाज्म में छोड़ देते हैं। इसको कहते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्यों ऐसा किया जाता है, टू मेक श्योर कि स्पर्म जो है ओवम में एंटर कर चुका है। हम कन्वेंशनल टेक्निक में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कन्वेंशनल टेक्निक में बस मिक्स कर दे रहे हैं दोनों को। अब केवल मिक्स कर दिया समझो, और तो इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि स्पर्म एग सेल में एंटर करेगा ही करेगा, बट ICSI विल मेक श्योर कि स्पर्म हैज़ एंटर्ड दी ओवम, ठीक है। तो एक सिंगल हेल्दी स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है इनटू अ मैच्योर एग। ICSI कब करने की ज़रूरत पड़ेगी, जब स्पर्म का क्वालिटी अच्छा नहीं हो। तब जब आपको पता है कि स्पर्म का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, वो एग को पेनिट्रेट करके अंदर नहीं एंटर कर पाएगा, तो कन्वेंशनल टेक्निक यूज़ नहीं की जा सकती। या फिर नंबर ऑफ स्पर्म्स काफ़ी कम है, तो हम लोग चाहते हैं वी नीड टू मेक श्योर कि चाहे नंबर ऑफ स्पर्म्स कम है लेकिन वो एंटर ओवम में कर जाए। या फिर ऐसा हुआ कि हम ऑलरेडी पहले कई बार IVF या कन्वेंशनल टेक्निक यूज़ कर चुके हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उस केस में हम ICSI यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपने जो एफिशिएंसी है टेक्निक की फर्टिलाइजेशन की वो बढ़ा सकें। तो इस तरह से हमने कर दिया फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन करने के बाद में हम करेंगे एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र। तो जैसा मैंने आपको बोला कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के दो तरीके हमारे पास। सबसे पहला है ज़िफ्ट यानी ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। तो ये कब करेंगे हम, ये हम तब करेंगे जब एम्ब्रियो में 8 से कम ब्लास्टोमियर्स, 8 या 8 से कम ब्लास्टोमियर है। तो ये पिक्चर देखो आप, इस पिक्चर में काफ़ी क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर इस के थ्रू सीधा इस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब ये फर्दर धीरे धीरे और डेवलप होता हुआ इस फैलोपियन ट्यूब को क्रॉस करके यूटेरस में आकर यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा। दिस इज़ ज़िफ्ट ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, जो मैं बहुत अच्छे से पहली ही स्लाइड में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट है IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। जैसा हमने आपको बोला कि जब 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर्स हो तब हम लोग IUT करते हैं, यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हम लोग एक क्या करते हैं, कैथेटर डालते हैं सबसे पहले। तो कैथेटर हम लोग वजाइना के थ्रू एंटर करवाते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है दिस इज़ कैथेटर। इस कैथेटर में हम लोग क्या करेंगे
कि वजाइना के थ्रू जाते हुए यूटेरस में एंटर करेंगे और यूटेरस यहाँ पर आने के बाद में इस 8 मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर वाली स्टेज को यूटेरस में छोड़ देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ टेक्निक देख पा रहे हैं। ये देखो आप यहाँ पर एनलार्ज करके दिखाया गया है आपको कि किस तरह से हमने एम्ब्रियोज को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये यूटेरस की लाइनिंग में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि वो जाकर यहाँ पर इम्प्लांट हो सके। तो दिस इज़ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो ये हम लोगों ने इस वीडियो में देखो या यहाँ तक अब तक हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस कर चुके कि बेसिक सारी टेक्निक्स क्या है आईवीएफ की। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना आप हमारा ART सेकंड, जिसमें हम लोग आईवीएफ से रिलेटेड और भी बहुत सारे कंसिडरेशंस देखेंगे। बहुत सारे सवाल आप लोगों के पास अभी भी होंगे आईवीएफ से रिलेटेड, तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में आकर आपके पास जो भी डाउट्स है आप हमसे पूछ सकते हैं। और ज़रूर हमारा ART सेकंड और ART थर्ड वाला भी वीडियो देखो ताकि आईवीएफ से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल हैं या फिर जो और भी टेक्निक्स हैं, ऑल्टरनेट्स जो हैं आईवीएफ के, वो भी हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप अगर अभी जितने भी कमेंट सेक्शन में आकर आप अपने सवाल पूछ लें, अगर पॉसिबल हुआ हमारे लिए तो उन सवालों को हम लोग आने वाले वीडियोज़ में वहाँ पर इंक्लूड कर देंगे। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।